अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अच्छा, इसमें ना आज जो मैं लेक्चर जो आज करने वाला हूँ उसमें कुछ चंद ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको पहले बतानी थी। ठीक है, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि इससे पहले कि मैं रिवेट आर्किटेक्चर का कोर्स शुरू करूँ, मैं आपकी फाउंडेशन जो है बेसिकली बेसिक जो है उनको मजबूत कर दूँ। ठीक है, सबसे पहले तो इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी वो थी व्हाट इज़ बीम। ठीक है, लेकिन आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ कि हमें बीम की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, यानी हमें क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि हम बीम को इस्तेमाल करें। ठीक है, और जो है जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं या जितने भी मुल्क हैं दुनिया के अंदर, वो सब बीम के ऊपर ही शिफ्ट हो रही हैं। ठीक है, और बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने बाकायदा जो है ईयर्स फिक्स कर दिए हैं कि इस ईयर तक जो है जितनी भी एसी इंडस्ट्रीज़ होगी इन सब पे जो है लागू होगा कि बीम के ऊपर काम किए और सारे प्रोजेक्ट जो है बीम के ऊपर जो है होने चाहिए। अच्छा, इसकी वजूहात क्या बनी? सबसे पहले तो वजूहात देखती हैं कि किन वजूहात के बिना पर हम जो है स्विच कर रहे हैं कैड से बीम की तरफ। बहुत सारे लोग अगर ये समझते हैं कि कैड ही फ्यूचर होगा तो नहीं, ये गलत है। कैड फ्यूचर नहीं होगा। ठीक है, बीआईएम जो है फ्यूचर होगा और बीआईएम में ही सारे प्रोजेक्ट्स अब होने हैं। लिहाजा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बीआईएम को फ़ौरन से इसे सीखें और इस पे जो है काम स्टार्ट कर दें ताकि हमें आगे जाके दुश्वारियाँ ना हो। अच्छा, जो आज आज का लेक्चर जैसे मैंने बताया कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमें बीम की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो उसमें ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज चैलेंजेस थे, जिन चैलेंजेस को फेस करते हुए हमने जो है बीम को अडॉप्ट किया और बीम की जो है ज़रूरत हमें महसूस हुई। जैसे पहले है इन एफिशिएंसीज इन डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शंस, यानी डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन में इन इन एफिशिएंसीज के वजह से हमने इसको अडॉप्ट किया। एरर्स एंड रीवर्क जो है उसकी वजह से, कॉस्ट ओवररन जो कॉस्ट का ज़्यादा हो जाना उसकी वजह से, डिले एंड मिस डेडलाइंस, डिले हो जाना और डेडलाइन मिक्स हो जानी इसकी वजह से। पांचवा, लैक ऑफ कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन जो है उसकी वजह से। इनएक्यूरेट डाटा एंड डॉक्यूमेंटेशन, और डाटा और डॉक्यूमेंटेशन की इनएक्यूरेट होने की वजह से। उसके बाद जो है आपके एनर्जी एनालिसिस वगैरह सस्टेनेबिलिटी आ गई। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी कंसर्न आ गई। इसको थोड़ा सा हम आगे जाके ना डिटेल में देखते हैं। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को, ताकि आपको बेहतर तरह से इसकी समझ लगे और फिर आपको ये भी पता लगे कि वजूहत क्या बनी थी, क्यों हमने इसको अडॉप्ट किया था। अच्छा, अगर डिज़ाइन एफिशिएंसीज को हम पहला पॉइंट जो हमारा था अगर उसको देखें तो मैनुअल ड्राफ्टिंग एरर्स आ जाती थी कि जिसमें जब आप कैड पे काम करते थे तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें मैनुअल हो रही होती हैं। ह्यूमन मिस्टेक्स कैन लीड टू एरर एंड डिमेंशन ज्योमेट्रीज एंड लेआउट, यानी ज़ाहिर है इंसान है और इंसान जब हाथ से काम कर रहा होता है या कोई भी ऐसा काम जो कंप्यूटराइज ना हो या कंप्यूटर की मदद से ना किया जाए तो उसमें चांसेस होते हैं कि उसके अंदर जो है आपके एरर्स या गलतियां हों, जिसमें डिमेंशन होगी, ज्योमेट्री होगी या लेआउट्स वगैरह होगी। उसके बाद इनकंसिस्टेंट डिज़ाइन स्टैंडर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद आपको डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन कैन रिजल्ट एन इनकंसिस्टेंट डिज़ाइन मेकिंग इट डिफिकल्ट टू कोलैबोरेट एंड मैनेज चेंजेस। ठीक है, तो मतलब कि आपके पास लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन आ जाती है, यानी आपको स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर सकते और स्टैंडर्ड आपको एक मेंटेन करके नहीं रख सकते। ठीक है, और इस तरह से आपको इनकंसिस्टेंट डिज़ाइन मिलता है, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू कोलैबोरेट एंड मैनेज चेंजेस, और इस तरह से फिर आप मैनेज भी नहीं कर सकते और कोलैबोरेट भी उसको नहीं कर सकते। तीसरा है इनसफिशिएंट डिज़ाइन डाटा, यानी आपके पास जो डिज़ाइन डाटा होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। लिमिटेड डिज़ाइन डाटा कैन मेक इट चैलेंजेस टू एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज डिज़ाइन, यानी अगर आपके पास डाटा पूरा नहीं है तो फिर एनालाइज करने में आपको मुश्किल होता है और डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। चौथा है टाइम कंज्यूमिंग रिवीजन्स। ठीक है, फिर आपके पास जो है टाइम कंज्यूमिंग रिवीजन्स आ रही होती हैं बार बार, जिससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। मैनुअल रिवीजन कैन बी लेबर इंटेंस, लीडिंग टू डिलेज एंड इंक्रीज कॉस्ट। ठीक है, और मैनुअली आपके पास बहुत सारी जो है
रिविजन्स आ रही होती हैं, जिसकी वजह से आपका जो है डिलेज आ रही होती हैं और कॉस्ट भी आपका जो है इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, 5वें नंबर पे देख लेते हैं पोर कोलाब्रेशन। आपकी जो कोलाब्रेशन होती है वो बहुत पोर होती है, क्योंकि जाहिर है कैड के अंदर कोई भी इतना अच्छा कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम जो उनको चेक कर सके और उनको जो कोलाबरेट भी कर सके। कोलाबरेट मतलब कि आप डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ जो है डाटा किस तरह से शेयर कर रहे हैं। इन एक्यूरेट कोलाबरेशन टूल कैन hinder communications among team members leading to मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड एरर। ठीक है, तो इस तरह से आपकी बहुत सारी जो है एरर्स आ रही होती हैं। उसके बाद और आगे चले तब कंस्ट्रक्शन एफिशिएंट इन एफिशिएंसीज की बात करती हैं, तो उसमें ये है कि इन एक्यूरेट टेक ऑफ, यानी आपके जो क्वांटिटीज टेक ऑफ होती हैं वो जो है इन एक्यूरेट होती हैं। मैनुअल टेक ऑफ कैन लीड टू एरर एंड मटेरियल क्वांटिटी कॉस्ट एंड स्केड्यूल। ठीक है, ज़ाहिर है मैनुअली अगर आप कोई भी क्वांटिटीज को टेक ऑफ कर रही हैं तो उसके अंदर एरर आ जाती है, मटेरियल की क्वांटिटीज में एरर आ सकती है, कॉस्ट में एंड स्केड्यूल में जो है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर उसके बाद दूसरा दिन क्लैश डिटेक्शन एंड रेजोल्यूशन। फिर आपकी क्लैश डिटेक्शन और रेजोल्यूशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती है। मैनुअल क्लैश डिटेक्शन कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड रिजॉल्विंग क्लैशेस कैन बी चैलेंजेस। ठीक है, और इस तरह से आपके जो क्लैशेज हो रही हैं वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली निकालने में बहुत टाइम लगता है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, और इस तरह से जो है आपकी जो क्लैशेज होते हैं बहुत ज़्यादा चैलेंजेस के लिए चैलेंजेस हो जाती हैं, आपके लिए चैलेंज बन जाती हैं, ताकि आप जो है क्लैश डिटेक्शन या रेजोल्यूशन या उसको देख सकें। लेकिन बहरहाल जो है इस चीज़ को BIM ने बहुत अच्छी तरह से हल कर दिया है। अच्छा, तीसरा इन एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग। ठीक है, आप उसके बाद पोर कंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग कैन लीड टू डिलेज इंक्रीज कॉस्ट एंड सेफ्टी रिस्क। ठीक है, उसके बाद आपकी जो है इन एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग भी होती है। पोर कंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग कैन लीड टू डिले, वो डिले भी कर सकती है, आपको इंक्रीज कॉस्ट कर सकती है, सेफ्टी रिस्क कर सकती है। फिर चौथा है लैक ऑफ रियल टाइम अपडेट। ठीक है, और रियल टाइम अगर आपने अपडेट करना है तो वो आपके लिए बहुत दुश्वार हो जाता है, बहुत मुश्किल। आउटडेटेड कंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एरर्स एंड डिलेज। ठीक है, उसके बाद पांचवा है inadequate quality control. Insufficient quality control measures can result in defects, rework and cost overruns. ठीक है, अगर आपके पास जो है क्वालिटी कंट्रोल में अगर जाके आप देखें तो फिर इनसफिशिएंट क्वालिटी कंट्रोल होता है, जिसमें जो आपके डिफेक्ट्स आ जाते हैं, रीवर्क करना पड़ता है, कॉस्ट जो है आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे और चलें तो फिर ऑटोकैड लिमिटेशन के ऑटोकैड के अपनी सॉफ्टवेयर की बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे 2D ड्राफ्टिंग लिमिटेशन। ऑटोकैड 2D ड्राफ्टिंग कैपेबिलिटीज कैन लिमिट द एबिलिटी टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल्स। ठीक है, जाहिर है ऑटोकैड एक 2D सॉफ्टवेयर है, तो उसमें ये बहुत सारी चांसेस होती हैं कि वो आपको अगर आपने 2D का मॉडल बनाया तो उसे 3D में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, या वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है मुश्किलात आती हैं आपको। टू लैक ऑफ डाटा इंटीग्रेशन, और अगर आपको डाटा इंटीग्रेशन करनी, यानी फर्ज करें आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं और बिल्डिंग में भी काम कर रहे हैं और आपको जो है इंटीग्रेट करना है यानी डाटा एक्सचेंज करना है, तो ऑटोकैड लिमिट डेटा इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी कैन मेक इट चैलेंजेस टू मैनेज एंड एनालाइज लार्ज डाटा सेट्स। ठीक है, इस तरह से जो ऑटोकैड के अंदर डाटा को शेयर करना या डाटा को इंटीग्रेट करना वो मुश्किल हो जाता है। तीन, इनसफिशिएंट कोलैबोरेशन टूल्स। और उसके बाद इनसफिशिएंट कोलैबोरेशन टूल, कोलैबोरेशन करने के लिए आपके पास ऑटोकैड में कोई भी इतना अच्छा टूल नहीं होता जो आपको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपके पास ना दोनों चीज़ों का एट द सेम टाइम कोलैबोरेशन में भी लेके आ रहा हो और डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ आप डाटा भी अपना शेयर कर सके हो। By understanding these inefficiencies, you can begin to explore solutions that can help improve design and construction workflow, such as adopting building information modeling, BIM software and process. जाहिर है इन सब चीज़ों को अगर देखा जाएगा और सब प्रॉब्लम को देखा जाएगा तो फिर जाहिर है दुनिया किसी ऐसे तरीके की तरफ मूव करेगी जो सबसे अच्छा हो और बेहतर हो और बड़ा स्मूथ हो और बड़ा ऑर्गेनाइज हो, जैसे बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है। उसके बाद बीम के बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर आप बीम के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, बीम पे ही शिफ्ट होना चाह रहे हैं, स्विच होना चाह रहे हैं, तो उसमें आपके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी एंड रिड्यूस एरर। आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो जाती है और आपके जो एरर्स हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा है इनकांस कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है,
इन्हांस कोलैबोरेशन आपकी बहुत बेहतर हो जाती है और कम्युनिकेशन आपकी बहुत बेहतर हो जाती है, क्योंकि आपके पास ना बिम के अंदर कुछ ऐसे अच्छे अच्छे टूल्स हैं जो डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ सेम टाइम जो है डाटा शेयर कर लेती हैं, और डाटा शेयर हो जाता है, और आप जिस तरह से भी मॉडल को बिल्ड कर रहे होते हैं उस तरह से डाटा आपका शेयर हो रहा होता है। तीसरा, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, और इससे क्या फायदे आपको होते हैं, आपकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है और प्रोडक्टिविटी आपकी बेहतर हो जाती है। ठीक है। चौथा है बेटर कॉस्ट एस्टिमेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है। अब जो कॉस्ट एस्टिमेशन एंड मैनेजमेंट है वो भी बेहतर हो जाती है। 5, सस्टेनेबल डिजाइन एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है। आपकी जो एनालिसिस वगैरह या ऑप्टिमाइजेशन है वो भी बेहतर आपकी हो जाती है। 6 है रिड्यूस कंस्ट्रक्शन टाइम एंड कॉस्ट, और आपका कंस्ट्रक्शन टाइम और कॉस्ट है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। 7, इम्प्रूव डाटा मैनेजमेंट एनालिसिस, और डाटा मैनेजमेंट जो होता है उसको बेहतर किया जा सकता है, और एनालिसिस को भी बेहतर किया जा सकता है। ठीक है। इस तरह से ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपको अगर आप देखें कैड के प्रोसेस में, तो ये चीज़ें जो जितनी भी चीज़ें हैं जो उस तरह से अच्छे तरीके से कैरी आउट नहीं की जा रही होती जिस तरह इनको होना चाहिए और जिस तरह बीम इनको लेके चल रहा होता है। उसके बाद डिज़ाइन बेनिफिट्स आपके क्या होती हैं, इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी, बीम रिड्यूस एरर एंड इनकंसिस्टेंसी इन डिज़ाइन। ठीक है। आपकी जो एक्यूरेसी होती है ना बहुत अच्छी होती है, बीम ने एरर को रिड्यूस कर देता है, और इनकंसिस्टेंसी इन डिज़ाइन जो है उसको रिड्यूस कर देता है। दूसरा नंबर है इन्हांस कोलैबोरेशन, और कोलैबोरेशन के अंदर क्योंकि बीम के अंदर बहुत अच्छे टूल हैं कोलैबोरेशन करने के लिए, वर्टिकल कोलैबोरेशन आपकी करनी हो या हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन आपने करनी हो, तो इसलिए बीम जो है बहुत बेहतर टूल है कैड से, जो आपकी कोलैबोरेशन को इन्हांस कर रहा होता है, बेहतर कर रहा होता है। तीसरा, इंक्रीज एफिशिएंसी। ठीक है। आपकी एफिशिएंसी वो इंक्रीज होती है। बीम ऑटोमेट टास्क रिड्यूसिंग डिजाइन टाइम एंड कॉस्ट। बीम क्योंकि एक मैंने बताया था एक लाइफ साइकिल है पूरा है किसी भी बिल्डिंग का। ठीक है। और बड़े स्मूथ तरीके से हर चीज़ कैरी आउट की जा रही होती है, तो इसलिए बीम जो है ऑटोमेट टास्क को ऑटोमेट कर देता है, जिसमें डिज़ाइन टाइम एंड कॉस्ट जो है बेहतर बनाया जा सकता है और को कम किया जा सकता है। बेटर डिज़ाइन डिसीजन मेकिंग, और बेटर डिसीजन मेकिंग आपकी हो जाती है इसलिए कि आप ऑन टाइम जो है आपका डाटा कोलैबोरेट हो रहा होता है, शेयरिंग हो रहा होता है डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ, तो आप के जो है फैसले करने बहुत आसान होते हैं जल्दी से। वी प्रोवाइड डाटा ड्रिवन इंसाइट फॉर इंफॉर्म डिज़ाइन मेकिंग। पांचवा है सस्टेनेबल डिजाइन, बीम एनेबल डिजाइनर टू एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज बिल्डिंग परफॉर्मेंस। बीम जो है ना आपके डिजाइनर को जो है, और बीम एनेबल डिजाइनर्स टू एनालाइज, डिजाइनों का एनालाइज करने के लिए या ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत अच्छी जो है आपको सहूलियत मुहैया करता है, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, और उसके बाद एनर्जी जो कैलकुलेशन होती हैं, एनर्जी एनालिसिस होते हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर लेता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन बेनिफिट्स क्या होती हैं, इम्प्रूव कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, यानी कंस्ट्रक्शन प्लानिंग या उसको बेहतर बनाया जा सकता है। बीम एनेबल कॉन्ट्रैक्टर टू प्लान एंड मैनेज कंस्ट्रक्शन मोर इफेक्टिवली, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर होती हैं ठीक है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लान और मैनेज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन को। दूसरा है रिड्यूस कंस्ट्रक्शन एरर, और आपके जो कंस्ट्रक्शन एरर है वो बेहतर बनाई जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें एग्जांपल देता हूँ। मसलन जब आप कोई भी वर्चुअल मॉडल बना रहे होते हैं और वर्चुअल मॉडल में अगर आपने कुछ एचवीएसी के राइजर दिए हुए हैं या प्लम्बी के राइजर दिए हुए रहते हैं, तो जब आपकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है तो हर चीज़ क्लियर होती है कि कौन सा राइजर जो है आपका प्लम्बी का राइजर होगा और कौन सा राइजर आपका एचवीएसी के लिए राइजर इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से आपकी वहाँ पे साइट के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं आती, और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे तरीके से जो है हो जाती है। ठीक है। और हर राइटर या हर चीज़ जो है अपने मखसूस अंदाज से और मखसूस जो है यूज़ के लिए इस्तेमाल की जा रही होती है। सो तीसरा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और जाहिर है जो बीम के अंदर आप काम करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो 30 से 40% जो है इंक्रीज होती है। बीम ऑटोमेट टास्क रिड्यूसिंग कंस्ट्रक्शन टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद चौथा है बेटर कॉस्ट एस्टिमेशन। ठीक है। कॉस्ट एस्टिमेशन आपकी बेहतर हो जाती है। बीम प्रोवाइड एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेट रिड्यूसिंग फाइनेंशियल
रिस्क, ठीक है। बीम के ना अपने सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो बेसिकली आपकी क्वांटिटी टेक अप या एस्टिमेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो वो अगर उनको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो क्वांटिटीज है बहुत बेहतर हो जाएगी, आपकी जो एस्टिमेशन है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है। 5 इन्हांस सेफ्टी, और बीम जो है एनेबल कॉन्ट्रैक्टर आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट पोटेंशियल सेफ्टी रिस्क को, इस तरह से आपके जो पोटेंशियल सेफ्टी रिस्क हैं उसको बेहतर, बहुत बेहतर तरीके से और बेहतर अंदाज में किया जा सकता है। उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आ गया, तो ये सारे फेसेस में डिस्कस कर रहा हूँ बारी बारी। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बेनिफिट, इम्प्रूव्ड फैसिलिटी मैनेजमेंट, बीम प्रोवाइड अ डिजिटल ट्विन ऑफ द बिल्डिंग एनेबलिंग एफिशिएंट फैसिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। आपकी ना डिजिटली, क्योंकि ये सारा प्रोसेस ही डिजिटल है, तो इसलिए डिजिटल ट्विन जो है आपका इस्तेमाल किया जा रहा होता है, वो टेक्निक इस्तेमाल की होती है ताकि आपकी जो फैसिलिटी मैनेजमेंट है उसको बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। उसके बाद दूसरा है रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, और बीम हेल्प आइडेंटिफाई एंड एड्रेस पोटेंशियल मेंटेनेंस इश्यूज बिफोर दे बिकम मेजर प्रॉब्लम्स, ठीक है। और बीम हेल्प करता है आइडेंटिफाई जो है आपके जितने भी पोटेंशियल होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, इश्यूज होती हैं, ताकि उनको फ़ौरन जो है बेहतर तरीके से हल किया जा सके और टाइम में हल किया जा सकते। इंक्रीज एजेंट्स एनर्जी एफिशिएंसीज, ठीक है। तो एनर्जी एफिशिएंसी, बीम एनेबल बिल्डिंग ओनर टू ऑप्टिमाइज एनर्जी कंजम्पशन एंड रिड्यूस वेस्ट, ठीक है। आपकी एनर्जी एनालिसिस होती हैं वो भी बड़े टाइम पे और बड़े सही अंदाज में किए जा रहे होते हैं, क्योंकि उनके भी अपने सॉफ्टवेयर होती हैं, ठीक है। जिस तरह से जो है आपकी एनर्जी एनालिसिस हो रही है, एनर्जी कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है, लोड कैलकुलेट हो रहा है एचवीसी का, तो वो सारे जितने भी होती हैं उनके लिए बेहतर टूल्स होती हैं और बेहतर जो है उनके एनालिसिस हो पाती हैं। चौथा है इन्हांस ऑक्यूपेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। और आपकी जो ऑक्यूपेंट एक्सपीरियंस है वो भी बेहतर होता है। बीम हेल्प क्रिएट बिल्डिंग दैट आर मोर कंफर्टेबल, सस्टेनेबल एंड प्रोडक्टिव। पांचवा है बेटर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जो कि आपके पास डेटा होता है, हर चीज आपके पास होती है, तो आप डिसीजन जो है बड़े टाइम पे कर लें। बीम प्रोवाइड वैल्यूबल इंसाइट फॉर इंफॉर्म डिसीजन मेकिंग थ्रू आउट द बिल्डिंग लाइफ साइकिल। इसके बाद आगे चलें तो आपके बाद फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या आती हैं, ठीक है। कॉस्ट सेविंग, बीम रिड्यूस डिजाइन, ठीक है। बीम रिड्यूस डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन कॉस्ट, जाहिर है जब आपकी डिजाइन को रिड्यूस कर दिया जाएगा, कंस्ट्रक्शन को बेहतर कर दिया जाएगा, ऑपरेशन कॉस्ट को बेहतर कर दिया जाएगा, तो कॉस्ट सेविंग ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएगी, ठीक है। दूसरा है इंक्रीज आरओआई, बीम एनेबल बिल्डिंग ओनर टू मैक्सिमम रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद तीसरा इम्प्रूव बजटिंग, बीम प्रोवाइड एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेटिंग रिड्यूसिंग फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। चौथा है रिड्यूस वेस्ट, बीम मिनिमाइज वेस्ट एंड रिड्यूस इन्वायरमेंट इंटेक्ट। पांचवा है इंक्रीज प्रॉपरली वैल्यू, बीम एनेबल बिल्डिंग ओनर टू क्रिएट मोर वेरिएबल सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट बिल्डिंग्स बाय इम्प्लीमेंटिंग बीम आर्किटेक्चर इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर एंड बिल्डर कैन रीप दिस benefit and create more efficient, sustainable and cost effective buildings, ठीक है। उसके बाद जो है किन की चीज़ों को जो है बीम एड्रेस कर रहा होता है, ठीक है। डिजिटल ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उसको एड्रेस कर रहा होता है। इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन स्टेक होल्डर उनको एड्रेस कर रहा होता है। रियल टाइम कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन वो देख रहा होता है। डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग वो देख रहा होता है। सिमुलेशन एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग परफॉर्मेंस उसको देख रहा होता है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है, उसको देख रहा होता है। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस उसको जी देख रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें की स्टेक होल्डर कौन कौन से होते हैं जो हिस्सा ले रहे होते हैं, ठीक है। इसमें आर्किटेक्चर होती हैं, इंजीनियर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होती हैं, ओनर डेवलपर्स होती हैं, फैसिलिटी मैनेजर्स होती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, कंसल्टेंट होते हैं, तो ये वाले लोग होते हैं जो इसके अंदर जो है काम कर रहे होते हैं। बिम जो है किन चीज़ों को एड्रेस करता है, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन कम्प्लेक्सिटी, क्लैश डिटेक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, स्पेशल कोऑर्डिनेशन एंड लेआउट, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड सिस्टम एनालिसिस, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, कॉस्ट एस्टिमेशन एंड बजटिंग, कंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग एंड प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे ग्लोबल ड्राइवर्स फॉर बीम अडॉप्टेशन, बीम को अडॉप्ट करने कौन से ग्लोबल ड्राइवर होती हैं, जैसे गवर्नमेंट मैंडेट एंड रेगुलेशन ये होता है, उसका ड्राइवर होता है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। पांचवा इकोनॉमिक एफिशिएंसीज, इंटरनेशनल कंपटीशन, क्लाइंट डिमांड फॉर बेटर आउटकम, ठीक है।
मतलब ओके, बट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट यूजिंग बीम, अगर आप बीम नहीं इस्तेमाल करते तो देखें फिर आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, जैसे रिड्यूस कम्पिटिटिवनेस, ठीक है। दूसरा है इंक्रीज एरर एंड रीवर्क, आपके पास जो है एरर ज़्यादा हो जाएंगी। हायर कॉस्ट एंड डिलेज, आपके पास कॉस्ट हायर हो जाएगा, डिलेज आ जाएंगे। पोर कोलाब्रेशन एंड कम्युनिकेशन। पांचवा इनएफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर सस्टेनेबिलिटी, डिक्रीज क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो याद रखें, ये कभी भी कोशिश ना करें कि आप बीम की तरफ नहीं मूव करना आपने, या आपने कैड के अंदर ही काम करना। ज़रूर मूव करें, इसलिए कि ये बीम जो है आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें देने वाला है, ठीक है। और जितनी भी इंडस्ट्रीज है, ये इंडस्ट्री है, वो सारी की सारी बीम की तरफ मूव होने वाली है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर लर्न करें और इस पर ज़रूर काम करें, और जितनी जल्दी हो सके इस पर काम शुरू कर दें। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।